हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है रीट का लेवल 2 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। सॉल्व पेपर 2017 का है ये सीडीपी का। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ओके, और आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? आशा नहीं की जा सकती नेगेटिव में बताना है। योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना यानी सेल्फ स्टडी के लिए, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो आंसर इसका सही होगा, फर्स्ट में आपको बताना है कि एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। तो देखिए, शिक्षक का जो है उद्देश्य होता है कि बच्चों का चरित्र निर्माण करे और ऐसे मूल्यों को हमें यहाँ पर रखना चाहिए जिसमें बच्चे की क्षमता में वृद्धि हो सके, है ना, सीखने की क्षमता में वृद्धि हो सके। तो शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वह उन विद्यार्थियों की ओर भी जो है ध्यान केंद्रित करे जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, है ना, और उनमें बेहतर समझदारी और सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने का प्रयास करे। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी आंसर, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त, ठीक है, इंडिविजुअली डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करते टाइम। तो सी आंसर सही होगा। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत या प्रतिभावान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सेकंड में आंसर सही हो जाएगा, वो है हमारा सी आंसर यानी एवरेज। ठीक है, सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण या ऊपरी लिखित सभी। तो स्वलीनता के लक्षण जो हैं, स्वलीनता जिसको हम ऑटिज्म कहते हैं, है ना, ये मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और कम्युनिकेशन यानी संपर्क से प्रभावित होता है। और इससे प्रभावित व्यक्ति जो है सीमित और जो है मतलब दोहरावना, है ना, दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को वो बार बार दोहराता है। ठीक है, तो थर्ड में आंसर सही हो जाएगा डी आंसर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है विकास, वृद्धि, संतुलन या परिपक्वता। तो देखिए, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता इसको हम कहते हैं ग्रोथ, है ना, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है डियर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृद्धि। ओके, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा? आपको क्वेश्चन भी और आंसर्स भी अच्छे से पढ़ने हैं। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो, या ऊपरी लिखित सभी। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार का इंपॉर्टेंट रोल होता है। किशोरावस्था जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट और जो है कठिन समस्या होती है। इसमें जो किशोर किशोरी होते हैं, है ना, वो अपने वातावरण के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास के लिए माता पिता, शिक्षक का जो है उचित मार्गदर्शन और परामर्श आवश्यक होता है। आंसर सही हो जाएगा डी आंसर। निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या का समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, या यह रचनात्मक प्रक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो 6 में आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आंसर्स को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर लिया करो। ठीक है,
तो 6 में आंसर राइट हो जाएगा ए आंसर, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बच्चे को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए, या जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सही हो जाएगा बी आंसर, कि बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। E.L. थॉर्नडाइक जो थे, इनका जो है सीखने का सिद्धांत प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो है, ये मानते थे कि मनुष्य हो या पशु, जितनी बार वो प्रयत्न करते हैं उतनी ही बार उसकी जो भूलें हैं, मिस्टेक्स हैं, वो कम हो जाती हैं। तो इस विधि में सीखने से जो सीखने की क्रिया है वो सरल हो जाती है, इजी हो जाती है। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। केंद्रस्थ सेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रस्थ इकोसेंट्रिसिज्म, जड़ात्मकवाद, एनिमिज्म, या इनमें से कोई नहीं। तो 8th में आंसर सही हो जाएगा हमारा बी आंसर, बिल्कुल सही होगा, ईगो सेंट्रिसिज्म। ठीक है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? कॉल गस्टव यूंग, सिगमंड फ्रायड, क्रेन हॉर्नी, या एल्फ्रेड एडलर? तो ये किसने कहा है? देख लीजिए क्वेश्चन को। तो आंसर यहाँ पर राइट है हमारा एल्फ्रेड एडलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडूरा तथा वॉल्टर ने बल दिया वे है पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, सवास्तविकरण, या प्रोक्त ऊपर लिखित कोई नहीं। तो 10 में आंसर सही होगा। देखिए, बांडूरा तथा वॉल्टर का मानना था कि प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है। ठीक है, दूसरों को मतलब दूसरों का अनुकरण करके, है ना, दूसरों को देख के। तो अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति जो है, जो सोशल बिहेवियर है उसको सीखता है, इसलिए इसे जो है कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है, यानी दूसरों का निरीक्षण करके, दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? ऑप्शन देख लीजिए। एक, निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, या हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, 11 का आंसर क्या सही होगा? राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है नेगेटिव में पूछा था कि कार्य नहीं माने गए हैं। तो बी आंसर है ना, बी आंसर जो है यहाँ पर सही है। देख लीजिए ऑप्शंस को अच्छे से। अगला है, फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार। आपको पता है फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? पराअहम, अहम तथा पराअहम दोनों, इद या अहम? तो 12 में बताना है आंसर। तो आंसर सही हो जाएगा इड। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सी आंसर। ठीक है डियर, सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। इट जो है सिर्फ क्या करता है, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन में ये विश्वास रखता है। ठीक है, और छोटे बच्चों का जो व्यवहार होता है ना,
वो ईद के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी वो सेटिस्फैक्शन, उनकी खुद में विश्वास रखते हैं कि बच्चे जो हैं खुद सेटिस्फाई हों, है ना, वो सिर्फ उन्हीं तक सीमित होता है। ठीक है डियर, वो सिर्फ अपनी हर इच्छा की वो पूर्ति करना चाहता है, वो अपनी हर इच्छा को पूरा करना चाहता है, उसको बाकी दूसरों से मतलब नहीं होता है। ठीक है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन या अप्रकट संवेदीकरण। तो 13 में आंसर सही हो जाएगा, तो वो है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में अर्थ होता है डियर इसका कि मतलब ना बच्चों को उनके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार या टोकन दिया जाता है। मतलब इसको ना बाद में किसी भी और चीज़ में भी बदला जा सकता है। अच्छे व्यवहार के लिए 5 टोकन दिए जाते हैं, जिसे बाद में 20 या 25 टोकन दिए जा सकते हैं। तो एक बच्चा किसी भी वस्तु को, है ना, मतलब इसमें क्या करता है बच्चा, किसी भी वस्तु की संख्या पर जोर देता है ना, कि भाई मुझे पहले 5 मिली थी, अब मुझे 10 मिलने चाहिए। तो ये होता है टोकन इकोनॉमी, जिससे बच्चों का व्यवहारिक विकास भी होता है। तो आंसर फर्स्ट जो है हमारा सही है। समायोजन क्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, या ऊपर लिखित कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आंसर्स को ध्यान से देखिए, तो आंसर सही हो जाएगा सी आंसर, पद्धति वर्जन विरोधाभास परिस्थिति। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। बारंबार का अर्थ होता है डियर अगेन अगेन। ठीक है, इस प्रकार के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? श्रवण बाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव स्वलीनता या अधिगम अक्षमता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, बार बार दोहराता है वो किसी कार्य को, है ना, तो ये ऑटिज्म कहलाता है, मस्तिष्क से रिलेटेड होता है ये शैशव स्वलीनता। सी आंसर यहाँ पर सही है। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहते हैं एनोरेक्सिया, डेलिरियम ट्रेमेंस, स्वलीनता या डाउन सिंड्रोम। देखिए कई बार क्या होता है ना, जो टीनेज में लड़कियां होती हैं ज़्यादातर, उसमें लड़कियों में ये पावर होती है कि वो अपने वज़न कम, जैसे मतलब वो भूखा रहकर भी ना अपने वज़न कम करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, इस चक्कर में वो अपनी पावर तो खोते हैं, है ना, पावर तो खोते हैं, लेकिन उसके वज़न के चक्कर में जो है वो भोजन नहीं करते हैं कि भी हमें वज़न कम करना है तो हम भोजन नहीं खाएंगे ना, तो वज़न कम हो जाएगा, है ना। और फास्टिंग भी करती हैं, है ना, फास्ट भी रखती हैं इसी चक्कर में, है ना। तो वो उसके वजह से वो संतुलित खाना भोजन भी जो है वो छोड़ देती हैं, तो वो एनोरेक्सिया, इस अवस्था को कहते हैं एनोरेक्सिया। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइप्रोपिया, रिफ्रैक्शन। तो बताइए, दूरदर्शिता के लिए दिया गया है मतलब दूर तक का सोचना, तो आंसर सही हो जाएगा बी आंसर। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया, थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर या हल तथा टॉलमैन। तो व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया है कोहलर के द्वारा। ठीक है, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ का सिद्धांत, है ना, गेस्टाल्टवादी थे। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी आंसर। निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण, नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? तो देख लीजिए कौन सा है। 19 में क्या सही आंसर हो जाएगा? इसमें पूछा है कि विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है, तो ये है भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक है,
ये है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये इसकी स्थापना हुई थी 22 जून 1993, 1993। ठीक है। इस अधिनियम के तहत जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा विकलांगता वाले व्यक्तियों को सेवाएं देने के खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, और बच्चों में बुद्धि का विकास कैसे होता है ये जानने के लिए उन्होंने अपने बच्चों पर खोज की थी। ठीक है। तो अंतर्ज्ञान कहा है जिस एज को, तो ये कहा है पूर्व संचालन। ठीक है, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर सही है। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में या 10 से 13 महीने में। तो देखिए ये होता है 10 से 13 महीने में। बच्चे जो हैं अपरिवर्तित वस्तुओं के नामों का उपयोग करते हैं, सक्रिय रूप से बोलने और आपस में भाषण की आवाज़ों को न केवल प्रतिबिंबित करना शुरू करते हैं बल्कि पहला सार्थक शब्द भी बोल लेता है। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोत्स्की, ब्रूनर, एल्फ्रेड बिने या गार्डनर? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जो थे हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर सही है। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? वाइगोत्स्की, पियाजे, डेवी या कोहलबर्ग? 23 में। तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की, इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, समाज पर इन्होंने फोकस किया था। तो ए आंसर यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? बड़े प्रिंट की किताबें, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संश्लेषक या पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक? तो आंसर सही हो जाएगा डी आंसर, पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। डी आंसर बिल्कुल सही है। श्रवण में विकृति की माप की जाती है, हर्ट्ज में, डेसिबल में, वॉट में या पौंड में? तो श्रवण में, सुनने में कमी जो है ये डेसिबल से मापी जाती है, और हमारे कानों के लिए 85 डेसिबल तक जो है सुरक्षित पैमाना है, यानी 85 डेसिबल तक होनी चाहिए साउंड। ठीक है, तो बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना? तो 26 में आंसर सही हो जाएगा। सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है तो वो है लिखना। ठीक है। स्कीमा का मतलब है खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, लंबे समय के यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना या शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। तो स्कीमा का अर्थ होता है लंबे समय के यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। ठीक है, तो स्कीमा का प्रयोग किया था ये पियाजे ने। ठीक है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कोष्ठों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, जेपी गिलफोर्ड या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग? देखिए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत ये इन्होंने प्रस्तुत किया था। डी आंसर यहाँ पर सही है। निम्न दिए गए आईक्यू में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 या 50 से नीचे। तो क्या आंसर सही होगा? तो वो है 70 से 90। आनुवंशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या युग्मनज? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और मेरा पर्सनल चैनल भी है स्टडी विद दीक्षा राठौर, तो वो आप सर्च कर लीजिएगा।
और वहाँ पर भी क्लासेस होती है, वो भी ज्वाइन कीजिए। तो 30 में आंसर सही हो जाएगा जीन। ठीक है, सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तो डियर यही था आज का जो हमारा सॉल्व पेपर था रीट 2017 का सीटीपी का। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आउट ऑफ 30 वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।